हेलो, माय नेम इज़ प्रभव शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो जैसा कि आप मेरे बारे में जानते ही हैं, तो हम बात कर रहे थे बिल्डिंग एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में। तो बिल्डिंग एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कोई भी अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी ईजी भी है, तो इसमें जो मार्क्स स्कोर करना है वो भी काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 की शुरुआत की थी, जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें हमने जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमारे एस्टिमेशन से रिलेटेड थी कि एस्टिमेशन होता क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स क्या होते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली जो एस्टिमेशन होता है वो किसी भी चीज़ का प्रोबेबल कॉस्ट यानी अनुमानित खर्च, किसी भी चीज़ के अनुमानित खर्च को निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। फाइंडिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एनी टास्क इज नोन एज एस्टिमेशन। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। तो जो भी चीजें हमारे को किसी चीज को बनाने में लग रही हैं, उनकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने को भी हम क्या बोल देते हैं, एस्टिमेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो जितने भी चीजें लग रही हैं उनके कितनी क्वांटिटी में लग रही है, उनका कितना, उनको खरीदने के लिए कितना पैसा लगने वाला है। तो ये दोनों चीजें हम किस में निकालते हैं, एस्टिमेशन में निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई थी किससे रिलेटेड, एस्टिमेशन से रिलेटेड। तो बेसिकली अगर आप सिर्फ एक लाइन में इसको याद करना चाहते हो तो आप क्या याद रख सकते हो कि एस्टिमेशन इज फाइंडिंग प्रोबेबल कॉस्ट, यानी अनुमानित खर्च को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। फिर हमने कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट की बात की थी। एस्टिमेट जब हम बनाते हैं तो कुछ हमारे नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सबसे पहले होती है हमारी ड्राइंग। अगर हम ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग आपकी या तो प्लान हो सकता है, या तो एलिवेशन हो सकता है, या तो सेक्शन ड्राइंग हो सकती है। तो पहले हम समझते हैं कि प्लान क्या होता है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर या प्लेन से जब नीचे देखते हो, तो जो चीज जो आपको सीनरी या जो व्यू दिखता है वो क्या होगा, प्लान। तो जब भी किसी चीज को हम ऊपर से देखते हैं तो उसे हम प्लान बोलते हैं, और अगर हम किसी चीज को सामने से देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, एलिवेशन और प्लान के बीच का डिफरेंस। तो जब हम कोई भी एस्टिमेट बनाते हैं तो जहां का भी हम एस्टिमेट बना रहे हैं वहां का हमें प्लान और एलिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर एक होती है हमारी सेक्शन ड्राइंग। सेक्शन ड्राइंग जब हम किसी चीज को बीच से काट के फिर उसकी ड्राइंग को देखें, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन ड्राइंग बोलते हैं। फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे एस्टिमेशन में वो होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन हमें बताता है कि कौन कौन सी उसमें चीजें लगने वाली हैं, और कौन कौन से उसमें काम होने वाले हैं, और उन कामों को कौन करने वाला है। तो जितना भी डिटेल्ड में चीजें हम बताते हैं, इसमें सब जितनी भी चीजें होती हैं उसको काफी डिटेल में हम किस बताते हैं, डिटेल स्पेसिफिकेशन बताते हैं। चाहे वो मटेरियल हो, क्लास ऑफ मटेरियल हो, टाइप ऑफ मटेरियल हो, लेबर हो, वर्कमैनशिप हो। तो जो भी चीजें लगने वाली हैं, कितनी लगने वाली हैं, कैसी लगने वाली है, किस क्वालिटी की लगने वाली है, किस क्वांटिटी की लगने वाली है, कौन कौन से काम है, कौन कौन से काम कौन करने वाला है, उसमें कितना टाइम लगने वाला है, ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती है, डिटेल स्पेसिफिकेशन के अंदर आ जाती है। और तीसरा आता है हमारा शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो शेड्यूल ऑफ रेट्स का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो चीज है उसका भाव क्या है, कितना रेट क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीमेंट की, तो अगर आप आज से 2 साल पहले सीमेंट के रेट की बात करेंगे तो शायद 250 से 300 पर बैग था, आज 350 पर बैग है। या अगर हम लोहे की बात करेंगे तो अभी 70-80 रुपए पर केजी चल रहा है, उसके पहले शायद 60-65 रुपए पर केजी चल रहा था 2 से 3 साल पहले। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या उसका रेट है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम सही से एस्टिमेशन लगा पाएंगे, सही से एस्टिमेट कर पाएंगे। अगर आपने पुराने रेट के हिसाब से आज एस्टिमेशन बना लिया तो आपका जो एस्टिमेशन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमको जो रेट्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर चीज के क्या रेट चल रहा है, ये इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये हमारे किस में आ जाता है, शेड्यूल ऑफ रेट। तो ये क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, एसओआर भी बोलते हैं। तो कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि एसओआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका एसओआर का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ऑफ रेट्स। ठीक है, बेसिकली एक शेड्यूल ऑफ रेट्स में हमको जितनी भी चीजें हैं उनकी उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या रेट चल रहा है वो लिखा होता है। ठीक है, फिर सेकंड आता है हमारा नीड फॉर एस्टिमेशन। हमें क्या जरूरत पड़ी एस्टिमेशन की। ऐसे अगर हम एस्टिमेशन नहीं करते, सीधे जाएं, अगर हम बोलें कि हमें काफी सारा नॉलेज है और हमें एस्टिमेशन की जरूरत नहीं है, हम सीधे जाके कोई भी चीज कर सकते हैं, हमें उसमें कितना खर्चा आने वाला है ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बात से वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, जिन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड मनी है, सीमित मात्रा में पैसा है किसी के पास, तो उसे एस्टिमेशन निकालना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो पता लगा पाए कि उस पर्टिकुलर काम को जो वो करना चाह रहा है वो कर पाएगा या कर पाएगा भी या नहीं। जैसे कि अगर मान के चलिए आपको एक घर बनाना है और आपके पास लिमिटेड बजट 20 लाख रुपए का है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मुझे 4 मंजिल का घर बनाना है। तो जब आप एस्टिमेशन करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप जो 4 मंजिल का घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, या आपको जो 4 मंजिल का घर बनाना है वो 20 लाख में बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बेसिक सी बात है कि 20 लाख में 4 मंजिल का घर नहीं बन पाएगा आज के समय में। मान के चलिए 1-8 करोड़ खर्च आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास तो सिर्फ 20 ही लाख है, तो आप इस घर को नहीं बना सकते। तो ये आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये आपके साथ, मतलब ये चीज
नहीं हो सकती, ये फिजिबल नहीं है। तो ये पहली चीज हमको पता चल जाता है एस्टिमेशन करने से कि किसी चीज को जो हम करने के लिए सोच रहे हैं वो सच में हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने कोई चीज सोच ली और उसके पैसे के कितना उसमें खर्चा आने वाला है ये हमें नहीं पता, तो फिर उस चीज को करने के तो हो सकती है या नहीं हो सकती है पता लगाने के लिए पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो उसमें खर्चा आने वाला है उतने पैसे हमारे पास हैं या नहीं है। तो ये हम किसकी मदद से पता लगाते हैं, एस्टिमेशन की मदद से पता लगाते हैं। दूसरा, हमें टाइम कितना खर्च होने वाला है। किसी भी चीज को अगर हम बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है हमारा, लेट अस सपोज कि कोई हम रोड बना रहे हैं या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं, तो पहले हमें उसमें ये भी पता होना चाहिए कि उस चीज को बनाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कई बार पैसे तो हमारे पास पर्याप्त होते हैं पर समय पर्याप्त नहीं होता। तो एस्टिमेशन से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर किसी चीज को हम बनाना चाह रहे हैं तो उसमें कितना पैसा लगने वाला है, साथ साथ कितना समय लगने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है टेंडर और एक होता है कोटेशन। ठीक है, इसको हम काफी अच्छे से भी पढ़ेंगे, वैल्यूएशन का जो हमारा चैप्टर है उसमें काफी डीप में हम पढ़ेंगे टेंडर और कोटेशन क्या होता है। अभी सर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि टेंडर और कोटेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम टेंडर की बात करें तो टेंडर हम निकालते हैं और कोटेशन हम देते हैं। टेंडर यानी कि अगर आपको कोई चीज बनवानी है तो आप क्या निकालोगे, टेंडर निकालोगे। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज बनानी है तो आप क्या दोगे, कोटेशन दोगे। टेंडर का मतलब ये होता है कि हमें रिक्वायरमेंट हम बताते हैं। ठीक है, टेंडर में हम क्या बताते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है और इतना इतना रुपए हम दे सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए। कोटेशन में आप बताते हो कि आप किसी चीज को बनाने के लिए कितने पैसे लेने वाले हो। तो जैसे कि अगर आपको टेंडर निकालना है, मान के चलिए आपको एक घर बनाना है, आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है। ठीक है, मान के चलिए आपको 100-200 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाना है। तो आपको 100-200 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना है, आपके पास बहुत पैसा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप टेंडर निकालोगे कि मुझे आवश्यकता है 200 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने की, तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो मेरे से क्या करें, संपर्क करें। तो आप एक टेंडर निकालोगे। तो अगर आप टेंडर निकाल रहे हो तो उसमें भी आपको कितना आप पैसे देने वाले हो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो आप कैसे पता लगाते हो, वो आप पता लगाते हो विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन। तो आप पहले खुद अपना एस्टिमेशन करोगे, आप बताओगे कि हाँ 200 फ्लोर की अगर मैं बिल्डिंग बनाने वाला हूँ तो मेरे को उसमें 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ खर्च आने वाला है। तो पहले से आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप टेंडर निकाल पाओगे। और अगर मान लीजिए आप कोटेशन दे रहे हो, मान के चलिए आपको बिल्डिंग बनानी थी और मैं ये बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, आप जो बनवाना चाहते हो, मैं ये बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो मुझे आपको क्या देना होगा, कोटेशन देना होगा। तो उसके लिए मुझे भी पता होना चाहिए कि उस बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्चा आएगा, तभी मैं आपको क्या बता पाऊंगा, रेट्स बता पाऊंगा कि मैं कितना लूंगा। तो अगर आपको चाहे टेंडर देना हो चाहे आपको कोटेशन देना हो, ठीक है, चाहे आपको टेंडर देना हो चाहे आपको कोटेशन देना हो, उसके लिए भी आपको एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तब तक आपको एक्चुअल कितना खर्चा आने वाला है ये नहीं पता है, तो ना ही तो आप टेंडर बता निकाल सकते हो, ना ही आप कोटेशन दे सकते हो। फिर इसके बाद आता है आपका कितना खर्च आने वाला है, ये तो हम पता लगा ही लेते हैं एस्टिमेशन से। और पर्टिकुलरली किस टाइम पे कितना फंड अवेलेबल है। जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें टोटल 1 करोड़ का खर्च आने वाला है, तो उस पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन मान लीजिए 2 साल है। ठीक है, तो मान के चलिए आपका 1 साल हो गया, तो आप देख सकते हो कि अब मेरे पास कितना काम बचा हुआ है, कितना परसेंट मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, और उस काम को कंप्लीट करने के लिए मतलब कितना परसेंट मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और कितना परसेंट काम मेरा बचा है। तो जितना परसेंट काम मेरा बचा है उसको खत्म करने के लिए मेरे पास कितने फंड्स अवेलेबल है, कितना पैसा अवेलेबल है, ये भी आप पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के बहुत सारे मल्टीपल डायरेक्शन में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम एस्टिमेशन करते हैं। और अगर हम किसी भी चीज, किसी प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो बेसिक चीज होती है वो हमारी एस्टिमेशन ही होती है। बिना एस्टिमेशन के हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसे हम नहीं बना सकते। ठीक है, भले ही आप अगर मान लीजिए एक छोटी से छोटी चीज भी बना रहे होते हैं घर पे, तो उसके पहले भी आप एस्टिमेशन लगाते ही हो। भले ही आप रफ एस्टिमेशन लगाओ, मान लीजिए आप घर में एक छोटा सा दीवार भी खड़ी करवा रहे हो, तो आप एक छोटा मोटा रफ एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हो कि इतनी मोटी दीवार है, इसमें इतने ईंटें लग जाएंगे, इतना लेबर चार्ज होगा, इतना मेसन चार्ज होगा, इतना कंक्रीट लग जाएगा, इतना सीमेंट लग जाएगा, इतना रेत लग जाएगा। ये चीजें आप खुद भी कैलकुलेट करने के बाद ही किसी चीज को तो शुरू करते हो। तो एस्टिमेशन हमारा किसी भी चीज को बनाने के लिए जो हमारी बेसिक सबसे पहली फाउंडेशन यूनिट होती है वो एस्टिमेशन ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई नीड्स ऑफ एस्टिमेशन, हमें एस्टिमेशन की क्यों जरूरत पड़ी। अब कुछ छोटी छोटी चीजें और हमने देखी थी, जैसे कि क्वांटिटी सर्वे क्या होता है। ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि क्वांटिटी सर्वे क्या होता है। तो देखिए नाम से ही हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि क्वांटिटी सर्वे का मतलब क्या होगा। ठीक है, नाम से ही हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी सर्वे का मतलब क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। मतलब कोई भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, क्वांटिटी सर्वे बोल देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो भी हमें क्वांटिटीज लगने वाली है किसी भी चीज की, मटेरियल की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, क्वांटिटी सर्वे बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें थे स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया, जैसे कि नेचर ऑफ वर्क, यानी कौन सा वर्क है, कैसा वर्क है, क्लास क्या है, मटेरियल क्या लगने वाला है। जैसे कि अगर मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो आप अगर रोड बनाते हो, है ना, क्लास ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो रोड बनाते हो, तो कभी हम कहीं पे कच्ची रोड बनाते हैं,
कहीं पे डामर की रोड बनाते हैं यानी बिटुमिन की, और कहीं पे हम कंपोजिट भी बनाते हैं, और कहीं कहीं हम कंक्रीट की रोड भी बनाते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा क्लास ऑफ वर्क। कभी हमारा क्लास ए वर्क होता है, क्लास बी वर्क होता है, क्लास सी वर्क होता है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क कैसा है, कौन से तरीके का काम हम कर रहे हैं, है ना। बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम, तो वो भी हमारा नेचर ऑफ वर्क हो गया। कौन कौन से उसे मटेरियल यूज होने वाले हैं, क्वालिटी क्या है मटेरियल की, किस प्रपोर्शन में, जैसे कि हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो 1:2:4 कर रहे हैं, 1:3:6 कर रहे हैं, 1:4:8 कर रहे हैं, तो किस प्रपोर्शन में हम मटेरियल को यूज कर रहे हैं। मेथड क्या है हमारा बनाने का, जैसे कि हमारा नॉमिनल मिक्स है, डिजाइन मिक्स है, वर्कमैनशिप हम क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या हमारा डिस्क्रिप्शन होगा कि पहले हम क्या डालेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हम एक्सकवेशन करेंगे, फिर हम उसके बाद हम फाउंडेशन बनाएंगे, फाइलिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम प्लिंथ बनाएंगे, प्लिंथ के बाद हम बीम डालेंगे, बीम के बाद हम कॉलम डालेंगे, फिर उसके बाद हम स्लैब डालेंगे, फिर हम ब्रिक वर्क करेंगे, फिर प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, है ना, फिनिशिंग वगैरह करेंगे। तो ये सब हमारा डिस्क्रिप्शन और एक्सक्यूशन हो जाएगा, और उस काम को करने के लिए हमको कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम किसमें बताते हैं, ये सारी चीजें हम हमारे जो हमारा स्पेसिफिकेशन होता है उसमें हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें हमारे स्पेसिफिकेशन में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें जब हम स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो ये सारी चीजें हम उसमें मेंशन करना हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। उसके बाद हमने साइट प्लान के बारे में बात की थी। साइट प्लान बेसिकली क्या होता है कि जहां पे भी आप जो काम करने वाले हो तो उस बेसिक जगह की जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है आसपास की, जैसे कि वहां पे आसपास रोड कहाँ पे है, मेन मार्केट वहां पे कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे आसपास कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या, तो ये सब चीजें हम कैसे बताते हैं, साइट प्लान में बताते हैं कि आपका अप्रोचिंग रोड कौन से हैं, वहां पे आपका सीवर लाइन कहां से निकल रही है, तो ये सारी चीजें हम किसे बताते हैं, साइट प्लान बताते हैं। तो एक पर्टिकुलर एक ये प्लान होता है जो कि पोजीशन बता रहा होता है कि कौन सी चीज कहां पे है, ठीक। फिर हमने टाइप्स ऑफ एस्टीमेट की बात की थी। तो बेसिकली हमारे पास दो एस्टीमेट होते हैं, एक होता है हमारा प्रिलिमिनरी एस्टीमेट और दूसरा हमारा कौन सा होता है, डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट की हम बात करें तो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हमारा वो एस्टीमेट होता है जिसमें हम रफ कॉस्ट को निकालते हैं। ये मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि प्रिलिमिनरी एस्टीमेट में हम क्या करते हैं, रफ कॉस्ट को एस्टीमेट करते हैं। हम रफ कॉस्ट को क्यों एस्टीमेट करते हैं, ताकि हमें पता लगा पाए कि जो काम हम करना चाह रहे हैं, जैसे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना हो, है ना, या फिर हमें देखना हो कि मोटा मोटा अंदाजन उस पर कितना खर्च आने वाला है, क्या ये हम काम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर हम डिटेल एस्टीमेट बनाएंगे तो काफी सारा टाइम भी जाएगा और काफी सारा पैसा भी जाएगा। तो उसके पहले हम एक रफ एस्टीमेट बना लेते हैं कि मान के चलिए आपको कोई काम करने में एग्जैक्ट क्या लगने वाला है, 1 करोड़ लगने वाला है, ठीक है। और रफ एस्टीमेट में हमको लेकिन उसके आसपास की वैल्यू पता चल जाएगी, चाहे 90 लाख या 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, तो मतलब आसपास की हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं आता है। हम ये नहीं बोल सकते कि आपको रफ एस्टीमेट में पता चलेगा कि कोई चीज 50 लाख में बन रही है और जब आप डिटेल एस्टीमेट बनाओगे तो 1 करोड़ की बनने लगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लगभग आसपास की हमको वैल्यू पता चल जाती है, बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, पर मान के चलिए हमको 70-80% एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाती है कि क्या उसमें खर्च आने वाला है। तो इसलिए हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या रफ एस्टीमेट करके या अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट करके पहले पता लगा लेते हैं कि जो चीज हम करना चाह रहे हैं उसमें कितना खर्चा आने वाला है, फिर हम सरकार से उसका अप्रूवल वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं, तो ये जो हमारे टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होते हैं वो टोटल हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा प्लिंथ एरिया, तो आसपास अगर कोई घर बना होता है तो उस घर को बनाने में कितना खर्च आया था उसके प्लिंथ एरिया के हिसाब से उसका कितना प्लिंथ एरिया है, और पर मीटर स्क्वायर उसके प्लिंथ एरिया को बनाने में कितना खर्च आया था, है ना, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम अपना देखते हैं कि हम जो चीज बनाना चाह रहे हैं उसका प्लिंथ एरिया कितना है, और उस पर्टिकुलर आसपास के घर में बनाने के लिए जो प्लिंथ रेट लगा था उससे हम उसको क्या कर देंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लिंथ एरिया को, तो हमको प्लिंथ एरिया का जो वो है रेट है वो पता चल जाता है। इसके हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, इससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। सेंटर लाइन के साथ मिलाकर आपको इसमें क्वेश्चन देता है, तो वो दोनों चीजें हम देखेंगे, सेंटर लाइन मेथड में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और प्लिंथ एरिया में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्यूबिकल, सेकंड हमने बात की थी क्यूबिकल कंटेंट के बारे में। तो जो प्लिंथ एरिया मेथड होता है उसमें सिर्फ हम प्लिंथ एरिया की बात करते हैं। प्लिंथ एरिया कैसे, मतलब कि जो हमारा फ्लोर वाला लेवल है तो हम इसमें मीटर स्क्वायर में बात करते हैं, पर जो क्यूबिकल कंटेंट है उसमें हम हाइट से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है जिसमें एक स्टोरी से ज्यादा स्टोरी होती है उसके लिए ज्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं, क्यूबिकल कंटेंट निकाल लेते हैं, और पर क्यूबिक बनाने में हमको जो पैसा खर्च हुआ है उस पर्टिकुलर क्यूबिकल कंटेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे आप कोई घर बना रहे हो, ठीक है, तो आप अपने घर का क्यूबिकल कंटेंट निकाल लोगे और आसपास आपके कोई घर बना है तो उसको पर क्यूबिक बनाने में कितना खर्चा आया था वो आप पता लगा लोगे। तो उस खर्चे को आपका जो टोटल क्यूबिकल कंटेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल जो आपके घर में कॉस्ट लगने वाला है अंदाजन वो पता चल जाएगा। प्लिंथ एरिया में क्या करते हैं कि आप अपने घर का जो आप चीज बनाना चाह रहे हो उसका प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लोगे। लेट अस सपोज आप 20x50 का एक मकान बनाना चाह रहे हो, यानी कितना हो जाएगा 1000 स्क्वायर फीट। तो आप देखोगे बाजू में 2000 स्क्वायर फीट का घर बना था और उसमें 50 लाख में लगा था, है ना। तो दो या आप मान के चलिए 1000 स्क्वायर फीट का ही घर बना था उसमें 50 लाख लगा था। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि 1 मीटर स्क्वायर बनाने में कितना लगा उसको।
ठीक है। तो लगभग आपको भी जितना 1 मीटर स्क्वायर उसको बनाने में लगा, आपको भी लगभग उतना ही लगेगा। तो आप अपने एरिया से उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको टोटल रेट आपका जो घर में खर्च होने वाला है वो पता चल जाएगा। ठीक है। फिर हमने यूनिट बेस, ये हम क्या करते हैं, सर्विस जो भी हमारे कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिट विद यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम। तो हम इसको यूनिट के हिसाब से बनाते हैं कि मतलब कितना एक यूनिट को बनाने में जो खर्चा लग रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारी नंबर ऑफ यूनिट से। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, यूनिट बे मेथड या सर्विस यूनिट मेथड। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, क्या हो जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। और अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, अंदाजन। तो ये जो एस्टिमेट होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, अंदाजन वाले एस्टिमेट होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें जो हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है उसके साथ लगाने होते हैं। सबसे पहले हमें एक डिटेल रिपोर्ट लगानी होती है, फिर हमें साइट प्लान लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर डिटेल रिपोर्ट में हम बताते हैं कि आसपास कैसी चीजें, मतलब ऐसा डिटेल रिपोर्ट में हम ये बताते हैं कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा बिल्कुल डिटेल में डिटेल एस्टिमेट जैसा नहीं होगा, सिर्फ आसपास की चीजें क्या हैं, क्या चीज बनाना चाह रहे हैं, कितना और किस क्लास ऑफ वर्क है, तो ये सब थोड़ी मोटी चीजें हम डिटेल रिपोर्ट में बता देते हैं। फिर हमारा साइट प्लान, और हमें ये क्लियरली मेंशन करना होता है कि कौन सा लैंड हमारा है, ठीक है, कितना हमारा एरिया है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की क्या सुविधाएं हैं, कैसे वहां पे हम वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त या व्यवस्था करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें किसमें बतानी होती है, जो हमारा प्रीलिमिनरी एस्टिमेट होता है उसमें हमें ये सारी चीजें बतानी होती है। ठीक है, अगर डिटेल्ड एस्टिमेट की बात करें तो इसको जब हम सबसे पहले अगर कोई भी हम एस्टिमेट की बात करें तो पहले हमें क्या बनाना होता है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट ही बनाना होता है। तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को जब हम अपने सरकार है या जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज है उनके पास जब हम पेश करते हैं, तो अगर हमको उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको कि आपको कोई रोड बनानी है, ठीक है, तो पहले आप उसका रफ एस्टिमेट निकालोगे, यानी कि प्रीलिमिनरी या आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस रोड को बनाने के लिए मेरा 1 करोड़ या 2 करोड़ या 50 करोड़ खर्च हो रहा है। तो वो 50 करोड़ आप पहले बताओगे सरकार को, या आपकी जो भी हायर अथॉरिटी होगी उसको आप ये बताओगे कि इस रोड, अगर आप यहाँ से यहाँ तक रोड बनाना चाह रहे हो तो 50 करोड़ खर्च होगा। और अब लेकिन आपसे जो हायर अथॉरिटी वो पूछेगी आपने कैसे बताया कि 50 करोड़ खर्च होगा, तो आप बताओगे कि मैंने प्रीलिमिनरी एस्टिमेट या रफ एस्टिमेट निकाला, ये यहाँ का डिटेल रिपोर्ट है, ये साइट प्लान है, और ये मैंने इस तरीके से ये वाली मेथड से या कौन सी मेथड से आपने कैलकुलेट किया वो आप बताओगे। और फिर अगर आपके जो ऊपर हायर अथॉरिटी है उसको लगेगा कि हाँ 50 करोड़ है उनके पास या बनाना वो चाहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट को बनाना, तो फिर आपको वो अप्रूवल दे देंगे। और जब आपको वो अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर आप क्या प्रिपेयर करोगे, डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करोगे, जिसमें आप सारी चीजें बताओगे। ठीक है, सारी की सारी चीजें बताओगे कि किस तरीके से आप उसको प्रिपेयर करोगे, वही लगभग जो अभी हमने देखा है ना। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। तो आफ्टर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑन रफ कॉस्ट एस्टिमेट डिटेल एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है अगर एक बार वो मिल गया तो उसके बाद आप क्या बनाते हो, डिटेल एस्टिमेट बनाते हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज, कितनी कितनी क्वांटिटीज, कैसी क्वांटिटीज, ये सब लगने वाली है ना। टेक्निकल सैंक्शन वगैरह हम लेते हैं इसमें। ठीक, तो टेक्निकल सैंक्शन मतलब कि आपका ये अप्रूव हो गया है, जो आपने बताई है चीजें वो सही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल सैंक्शन बोलते हैं। तो डिटेल एस्टिमेट में आपका सबसे पहले तो एक होता है रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट आपकी होगी जनरल रिपोर्ट, जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं तो एक रिपोर्ट बनाते हैं ना कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। फिर स्पेसिफिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपके जो डिजाइन डाटा है कि मतलब अगर आप कंक्रीट यूज कर रहे हो तो कितना यूज करोगे, सरिया कितना यूज करोगे, ब्रिक कितना यूज करोगे, वाटर कितना यूज करोगे, एडमिक्सचर कितना यूज करोगे, उसके बाद आप मेटल कितना यूज करोगे, मतलब कि आपका कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, है ना। तो ये सब चीजें आपकी कितनी लगने वाली हैं, किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, है ना। अगर मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें कितनी दीवारें हैं, है ना, उस दीवार की चौड़ाई कितनी है, उसमें कितना कंक्रीट लगेगा, कितना उसमें ईंटें लगेंगे, तो सारी चीजें आप पहले से कैलकुलेट करते हो। एग्जैक्टली आपको लगभग पता होता है कि कितने ईंटें आपको मंगाने हैं, कितना आपको सरिया मंगाना है, कितना आपको सीमेंट के बैग मंगाने हैं, कितना आपको रेत मंगाना है, कितना पानी लगेगा, कितना एडमिक्सचर लगेगा, कितने लेबर लगेंगे, कितने दिन लगेंगे उस काम को करने के लिए, कितना इक्विपमेंट लगेगा, कितना मशीनरी लगेगा। तो ये सारी चीजें आप पहले से कैलकुलेट करते हो और उसी के हिसाब से फिर एग्जीक्यूट करते हो। अगर जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो ये सब चीजें इतने डिटेल में हम कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको पूरा एक डिटेल फॉर्म में आपके हाथ में मिलता है कि आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको हाथ में मिलेगा कि इस पर्टिकुलर दीवार को बनाने के लिए इतने बाय इतने की ये दीवार है, मतलब इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के उस पर्टिकुलर कमरे की इस पर्टिकुलर दीवार को बनाने में इतना क्या लगेगा, टाइम लगेगा और इतनी क्वांटिटी लगेगी, ये आपको पहले से पता होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप रेट्स वगैरह भी देखते हो किसमें क्या खर्चा होने वाला है, तो मतलब पूरा डिटेल में आपको पता होता है जो भी चीज आप करने वाले हो, जो भी काम आप करने वाले हो, तो उसके छोटी छोटी सी आपको सारी डिटेल्स आपको उसके बारे में पता होती है ना। अंदाज पे यहाँ पे कोई भी काम नहीं चलता। अगर हम एस्टिमेट बना रहे हैं, डिटेल एस्टिमेट आपको सब कुछ बताएगा, तो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। फिर एक तरीके का हमारा रिवाइड एस्टिमेट भी होता है। तो रिवाइड एस्टिमेट में हम क्या करते हैं कि
अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर, तो नेक्स्ट हमारा है रिवाइज एस्टीमेट। अगर रिवाइज एस्टीमेट की हम बात करें तो जब आपका जो सैंक्शन है, यानी कि जितना आपने एस्टीमेट लगाया था उससे जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो 5% से ज्यादा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। व्हेन द सैंक्शन एस्टीमेट, जो कि आपने सैंक्शन करवाया था एस्टीमेट, उससे जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 5% से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, तो उसे हम क्या बोलते, उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, फिर से एस्टीमेट बनाना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवाइज एस्टीमेट बोलते हैं। ठीक है। फिर एक सीएसवी प्रोवाइड करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, लास्ट पेज में, वो बताते हुए कि कॉस्ट जो है वो ज्यादा किस वजह से बढ़ गई। हो सकता है कि आपका कोई मटेरियल का रेट बढ़ गया हो, लेबर्स का रेट बढ़ गया हो, तो कोई भी रीजन हो सकता है उसमें आपकी कॉस्ट का इंक्रीज होने का। कोई मटेरियल अपन को ज्यादा लगाना पड़ रहा हो तो उस वजह से भी कई बार क्या होता है, कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, और ये जो रिवाइज एस्टीमेट है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेकंड फेज के बाद आता है, मतलब चौथे नंबर का जो एस्टीमेट आता है वो होता है एनुअल रिपेयर एस्टीमेट। अगर आप कोई चीज बनाएंगे तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। ठीक है। तो आपका जैसे घर बनवाते हैं अपन, तो कभी कभी कुछ ना कुछ छोटे मोटे उसमें तोड़ फोड़ होते रहते हैं, तो उनको रिपेयर कराने के लिए जो पैसा हमें लगता है वो, उसको भी हम एस्टीमेट में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। कि जैसे आप 1 करोड़ का घर बनवा रहे हैं, तो आपका दो 1 करोड़ का अगर आप घर बनवा रहे हैं तो 2-3 लाख या 50,000 से 2 लाख आप किसके लिए निकाल के रखोगे वहां पे, आपके रिपेयर वर्क के लिए। तो उस एस्टीमेट को हम क्या बोलते हैं, जो रिपेयर वर्क के लिए बनाते हैं उसे हम एनुअल रिपेयर एस्टीमेट बोलते हैं। ये जो मैंने आपका अंडरलाइन की हुई है चीजें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्या बनते हैं, क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। फिर आपका कुछ स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट भी होता है। अगर कुछ कारण की वजह से आपका जो एनुअल रिपेयर फंड है उसमें आपका जो रिपेयर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जैसे कि आपने 2 लाख रुपए निकाले थे लेकिन 2 लाख में आपका पूरा काम नहीं हो पाया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट प्रोवाइड करना पड़ता है। और फिर कई बार हमको सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाना पड़ता है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट हमें तब बनाना पड़ता है कि अगर आपको कुछ एडिशनल वर्क कम करवाना हो साथ में, जैसे आप घर बनवा रहे थे फिर आपको गराज भी बनवाना है, कोई दुकान भी निकलवानी है, जो पहले ओरिजिनल एस्टीमेट में प्रपोज नहीं था, बाद में अगर आपको कोई काम एडिशनल करवाना है तो उसके लिए हम स्पेशल सप्लीमेंट्री एस्टीमेट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो वो हो जाता है सप्लीमेंट्री एंड डिवाइड एस्टीमेट। तो ये टाइप्स ऑफ एस्टीमेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का दूसरा नाम क्या है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट का दूसरा नाम क्या है, या रफ एस्टीमेट कौन सा होता है ना, या इनिशियल सबसे पहला वाला एस्टीमेट कौन सा होता है। तो ये सब इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर ये पूछ लिया जाता है सबसे बेस्ट कौन सा एस्टीमेट होता है। फिर कभी कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लिंथ है, ये जो प्लिंथ रेट के हिसाब से एस्टिमेशन करते हैं तो वो क्या होता है, या क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से करते हैं तो वो क्या होता है, बे के हिसाब से जो करते हैं वो क्या होता है, या सर्विस यूनिट मेथड क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी, जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि आपका जो कंप्लीट एस्टीमेट है वो किस चीजों से मिलकर बनता है, जैसे कि आपका कॉस्ट ऑफ लैंड, कंटेंजेंसीज, लीगल एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कॉस्ट ऑफ लैंड में आपका एक्चुअल लैंड हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सर्वे हो जाता है, कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, ब्रोकरेज। कंटेंजेंसीज आपकी 3 से 5% होती है। लीगल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो ओनर और कॉन्ट्रेक्टर के बीच में जो अपने खर्चा पैसा वगैरह होता है वो हो जाता है। और फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लेबर मटेरियल और आपका जो इंजीनियर वगैरह का पैसे होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं, कंप्लीट एस्टीमेट में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंजेंसी थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम अलग से फिर से बात करेंगे। अभी कंटेंजेंसी क्या होता है, किस तरीके से कंटेंजेंसी को हम अकाउंट में लेते हैं या कंसीडर करते हैं, ये सब बातें अभी हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने एस्टीमेट देखा था। मेनली जो एस्टीमेट होता है उसमें लेबर, कैरेज और मटेरियल होता है। तो ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली मैंने आपको एक ब्रीफ करने के लिए बता दिया था। ठीक है। तो आज जो हम अब शुरू करेंगे वो हम करेंगे कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है। तो आप यहाँ पे ना इसमें क्या कर लीजिए, चैप्टर 2 हम डाल देते हैं। ठीक है। और कुछ हमारी टेक्निकल डेटा या टेक्निकल चीजें जो टर्म्स रिलेटेड होती हैं किससे, एस्टिमेशन से, तो उनके बारे में हम पूरी बात करेंगे। देखिए, अगर हम एस्टिमेशन की बात करें ना तो एज अ सब्जेक्ट तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। मतलब एस्टिमेशन सब्जेक्ट नहीं, एक पूरी ब्रांच है ना। एस्टिमेशन जो है वो पूरी एक ब्रांच है सिविल की। ठीक। तो हम इतना डीप में नहीं जा सकते कि हम पूरा अपन एस्टिमेशन करना सीख लें एक्चुअल में, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर जो चीजें हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम डायरेक्ट कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो जैसे यूनिट्स होती हैं या जो भी आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बहुत जो बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है जो आप बिना कैलकुलेटर के कर सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वो वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं, तो वो सारी चीजें हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे एस्टिमेशन से रिलेटेड, और कुछ हमारी ऐसी टेक्निकल डेटाज भी हैं जो हमको याद रखना होता है। ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो कुछ चैप्टर 2 के बारे में हम यहाँ पे हम चैप्टर 2 डाल लेते हैं अपना, जो हमारा न्यू चैप्टर रहेगा।
ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर 2 रहेगा ये होगा हमारा जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं एंड टेक्निकल जो भी हमारे डेटा हैं। टेक्निकल टर्म्स एंड डेटा, तो यहाँ पे मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, साइट प्लान से। खैर मैंने आपको साइट प्लान बताया था क्या होता है, पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, साइट प्लान से। तो जैसा कि मैंने आपको साइट प्लान बताया था कि जहां पे भी हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या जहां पे भी हमारा प्रोजेक्ट है, तो वहां की जो ड्राइंग होती है, ठीक है, आसपास की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो उनके साथ जब हम किसी ड्राइंग को प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइट प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका कोई एस्टिमेट होता है तो हमको उसके साथ अपन को क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, साइट प्लान प्रोवाइड करना पड़ता है। विथ जो है आपका, जितने भी आपके एस्टिमेट होंगे उनके साथ हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, साइट प्लान प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट। तो चैप्टर 2 जो है हमारा, वो हो जाएगा टेक्निकल टर्म्स एंड डेटा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। आपके प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं वो भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइट प्लान के बारे में। सबसे पहला जो आएगा हमारा वो आएगा साइट प्लान। तो अगर मैं साइट प्लान की बात करूं तो जो भी आपका बिल्डिंग एस्टिमेट होता है उसके साथ हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, साइट प्लान प्रोवाइड करना पड़ता है। विथ एवरी बिल्डिंग एस्टिमेट जो साइट प्लान है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब साइट प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो इट्स कंटेंट क्या क्या चीजें हो जाती है इसमें, देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, जो भी आपकी साइट होती है जहां पे बिल्डिंग बनने वाली है, तो साइट ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग, ये क्या हो जाएगा, साइट ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग, तो जो आपकी प्रपोज्ड बिल्डिंग है वहां की साइट। ठीक, उसके बाद सेकंड आपकी एडजेसेंट बाउंड्री, जो आपकी एडजेसेंट बाउंड्रीज हैं, है ना, आसपास की जो आपकी बाउंड्रीज हैं वो भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, आपकी एडजेसेंट बाउंड्रीज, फिर इसके बाद आपका नॉर्थ पॉइंट, है ना, हमेशा हम नॉर्थ पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि नॉर्थ पॉइंट कहाँ पे, तो वो आपकी जो साइट प्लान जो आप दे रहे हो वहां पे आपको इंडिकेट करना पड़ता है, दर्शाना होता है कि नॉर्थ कहाँ पे। ठीक, तो नॉर्थ पॉइंट विच विल हेल्प इन ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग, नॉर्थ पॉइंट
विच विल हेल्प इन ओरिएंटेशन। ठीक है, नॉर्थ के हिसाब से आप देख लोगे कि कहाँ पे आपकी क्या चीज आएगी, है ना, डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका रोड कहाँ पे है वहां पे, तो आपकी पोजीशन ऑफ रोड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहां पे ड्रेन कहाँ पे है, ड्रेन यानी कि नदी मतलब नाले जो होते हैं वो कहाँ पे हैं, तो ड्रेन। उसके बाद यूटिलिटी ऑफ द बिल्डिंग क्या है, मतलब किस वजह से आप बना रहे हो, जैसे कि अगर आप सर्विस के लिए बना रहे हो, जैसे गवर्नमेंट की होती है वो अपन को सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है कोई सी, या आप कमर्शियल यूज के लिए बना रहे हो या पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो, तो बिल्डिंग का आपका यूटिलिटी क्या है ना, किस वजह से आपकी बिल्डिंग बन रही है, तो यूटिलिटी ऑफ द बिल्डिंग। फिर इसके बाद साइट प्लान विथ विल गिव एन आइडिया अबाउट द वैल्यू, कंफर्ट एंड यूटिलिटी ऑफ द बिल्डिंग। तो आपका साइट प्लान जो है वो बताएगा कि आपका वैल्यू क्या है, कंफर्ट क्या है बिल्डिंग का, और क्या यूज है बिल्डिंग का, तो ये सब चीजें आपको साइट प्लान की मदद से मदद जाएगी। बेसिकली साइट प्लान क्या होता है कि आसपास की चीजें और कहाँ पे आपकी बिल्डिंग बन रही है, कहाँ क्या प्लॉट वगैरह है वहां पे, वो आपको साइट प्लान में पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा लेआउट प्लान। तो अब साइट प्लान और लेआउट प्लान मतलब देखिए, मान लीजिए ऐसी आपकी यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है ना, ये आपका प्लॉट है, तो ये जो प्लॉट का अपन प्लान बना के देंगे ना, यहाँ पे एक रोड आ रही है, देखिए आपका जो साइट प्लान होगा वो किस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे आप बिल्डिंग बन रही है आपकी, ये आपका प्लॉट है, तो इसके बाजू में मान लीजिए रोड गई हुई है, यहाँ से रोड गई हुई है ना, यहाँ पे मान लीजिए पहाड़ वगैरह है या कहीं से नाले वगैरह आ रहे हैं, तो ये सब चीजें आप किसमें दिखाओगे, आपका जो साइट प्लान है उसको दिखाओगे। ठीक, सेकंड आपका होता है लेआउट प्लान। सेकंड जो हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, लेआउट प्लान। तो लेआउट प्लान क्या होता है कि आजू बाजू में आपकी कैसी कॉलोनीज हैं, देखिए सेकंड आ गया हमारा लेआउट प्लान। तो लेआउट प्लान में हम बताते हैं कि जब भी आप कोई प्लानिंग या कॉलोनीज वगैरह प्लान कर रहे होते हैं ना, तब हम क्या बनाते हैं, लेआउट प्लान बनाते हैं। तो कब बनाते हैं, जब आप कोई कॉलोनी वगैरह को क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, इन प्लानिंग द कॉलोनीज और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इन प्लानिंग द कॉलोनीज और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आपका रोड अलाइनमेंट पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, एडिक्वेट जो आपका रोड का अलाइनमेंट कैसा है। रोड अलाइनमेंट क्या होता है, रोड अलाइनमेंट आपने पढ़ा होगा वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन में, पर रोड अलाइनमेंट क्या होता है कि रोड में ढाल किस तरीके से, कहाँ से कौन सी रोड गई हुई है, वो हम दिखाते हैं रोड अलाइनमेंट में। ठीक है, तो एडिक्वेट रोड अलाइनमेंट इसमें आप बताते हो, जब भी आप लेआउट प्लान बताओगे तो कहाँ पे कैसा स्लोप है, ये सब चीजें आप उसमें बताओगे। तो एडिक्वेट रोड अलाइनमेंट, adequate road alignment so that every plot holder should have an easy approach to his house. So every plot holder should have easy approach to his house. देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जब भी आप कोई प्लॉट वगैरह अगर आपने कभी खरीदा होगा या देखे होंगे जो लेआउट बनाना बनते हैं, तो जैसे ये आपके प्लॉट्स हैं, है ना, तो ऐसे प्लॉट कटे हुए होते हैं हमारे बहुत सारे। तो ये मान लीजिए एक रोड आ रही होती है, फिर यहाँ पे और प्लॉट्स होते हैं, है ना, फिर एक और रोड आ रही होती है, फिर एक रोड ऐसे होती है, फिर यहाँ पे बाजू में प्लॉट्स होते हैं। तो ये जो आपका टोटल लेआउट होता है ना पूरा, इसी को हम लेआउट प्लान बोलते हैं। और साइट प्लान में बेसिकली आपका जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है उस पर्टिकुलर एक साइट को पूरा दिखा देंगे एक साथ, पर लेआउट प्लान में रोड वगैरह दिखाएंगे हम सबसे पहले तो। ठीक है, फिर उसके बाद बाउंड्रीज क्या क्या है प्लॉट की, जैसे मान लीजिए ये अगर मैं पूरा ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये मेरा साइट है। ठीक है, इसके आजू बाजू जो रोड्स वगैरह गई हैं ये मैंने दिखा दिया, तो ये मेरा साइट प्लान हो गया। लेकिन जब मैं लेआउट प्लान दिखाऊंगा ना, तो लेआउट प्लान में क्या होगा, लेआउट प्लान में इसके अंदर अगर बहुत सारे प्लॉट हैं तो हर एक इंडिविजुअल प्लॉट को मैं यहाँ पे उसकी बाउंड्रीज दिखाऊंगा, उसके पास की रोड दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लॉट्स हैं अगर,
और फिर यहाँ से रोड्स आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें मैं किस में दिखाऊंगा, लेआउट प्लान में सब चीज़ें दिखाऊंगा मैं, कि वहाँ पे प्लॉट की बाउंड्रीज कहाँ हैं, रोड्स कहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका लेआउट प्लान और साइट प्लान में। खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक, फिर उसके बाद वाटर सप्लाई कहाँ से होगा, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें सेकंड हम क्या देखेंगे, वाटर सप्लाई वगैरह देखेंगे कि वाटर सप्लाई आपका कहाँ से आएगा, और ड्रेनेज अरेंजमेंट। लगभग थोड़ा थोड़ा ये सिमिलर ही है साइट प्लान से। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डिटेल में अपन बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म ऑफ साइट प्लान हम बोल सकते हैं लेआउट प्लान को। ठीक है, तो वाटर सप्लाई आपका कहाँ से है, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्थ पॉइंट, इसमें भी सेम आप नॉर्थ पॉइंट बताओगे। उसके बाद चौथी चीज आपको जो पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए पोजीशन ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट एंड लॉन्स। पोजीशन ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट एंड लॉन्स। ठीक है, सब चीजें आपको किसमें बताना चाहिए, लेआउट प्लान में बताना चाहिए। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, लेआउट प्लान। साइट प्लान में क्या होगा आपका, जहां पे साइट आपकी बिल्डिंग बनने वाली है वो, वहां की एडजेसेंट बाउंड्रीज, ठीक है, नॉर्थ पॉइंट और रोड वगैरह वहां पे कहाँ पे है। ठीक, लेआउट प्लान में आप क्या बताओगे, आपकी रोड की अलाइनमेंट किधर है, ढाल वगैरह किस तरफ है, आप अपने पर्टिकुलर प्लॉट तक कैसे पहुंच पाओगे, किस डायरेक्शन से आ पाओगे, फिर वाटर सप्लाई वगैरह कहाँ से रहेगा, नॉर्थ पॉइंट कहाँ से रहेगा, आसपास के स्कूल, मार्केट या आपकी। देखिए, अगर आप कभी किसी कहीं पे घर देखने गए होंगे ना, तो ये सारे प्लान्स वो दिखाते हैं, साइट प्लान दिखाते हैं, फिर लेआउट प्लान दिखाते हैं, इंडेक्स प्लान दिखाते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है हमारा, इंडेक्स प्लान। तो उसके बारे में समझते हैं कि इंडेक्स प्लान क्या होता है। ठीक है, इंडेक्स प्लान दिखाते हैं वहां पे। तो इंडेक्स प्लान बेसिकली आपके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें रोड होती है, कि कौन सी रोड आपका, जो हाईवेज है, मेजर हाईवेज है, वहां से आपका कहाँ से कनेक्शन आ रहा है। मतलब जैसे एक आपका मेन हाई रोड होगी, मेन हाईवे होगा, फिर वहां से आपका सब आर्टिकल रोड, आरटीएल रोड, कलेक्टर रोड्स वगैरह जो आती हैं, फिर आपके जो प्लॉट है उसके आसपास वाली रोड, तो सारा पूरा नेटवर्क ऑफ रोड दिखाया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेजर रोड एंडिंग टू द माइनर रोड। मतलब कि बड़ी रोड से, मेजर रोड से शुरू करते हुए जो हमारे घर के आसपास की प्लॉट वाली रोड है, वहां तक का पूरा जो कनेक्शन है वो हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ओनली फॉर रोड्स होता है, तो ये बात आप याद में रखिएगा कि इट इज ओनली फॉर रोड्स। ठीक है, क्या दिखाता है ये, सिर्फ फॉर रोड्स, इसमें सिर्फ रोड्स दिखाते हैं। ठीक है, इंडेक्स प्लान किस लिए होता है, फॉर रोड्स। तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा। सेकंड चीज आप इसमें जो याद रखिएगा, ये अपन को क्या बताता है, इट गिव्स एन आइडिया वेदर द अलाइनमेंट ऑफ द रोड फॉलोड इज सुटेबल, यूजफुल एंड प्रॉफिटेबल और नॉट। इट गिव्स आइडिया whether the alignment of road followed is suitable, useful or profitable or not। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई रिपोर्ट एस्टिमेट बनाते हैं, तो हम एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो रिपोर्ट में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर हम रिपोर्ट भी साथ में देते हैं।
तो उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ हमारा क्या है, रिपोर्ट। तो अगर रिपोर्ट की बात करूं मैं, तो उसमें आपकी हिस्ट्री कहाँ थी, वहाँ की जमीन की हिस्ट्री क्या है, डिजाइन क्या है, स्कोप क्या है, रेट क्या है, कॉस्ट क्या है, लैंड क्या है, टाइम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम क्या है। ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं किसका क्या मतलब है। तो रिपोर्ट में आपको क्या बताता है, एक रिपोर्ट जो है वो हमको सबमिट करनी होती है किसके साथ, एस्टीमेट के साथ। अ रिपोर्ट शुड बी अटैच्ड, रिपोर्ट should be attached with the estimate so as to justify it। आपके एस्टीमेट को जस्टिफाई करेगी कि आपने जो एस्टिमेशन किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, वो आप कैसे पता लगाओगे, विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट। तो इसमें क्या क्या होता है आपका, सबसे पहले जहाँ पे आप बना रहे हो तो वहाँ की हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, आप हर चीज़ के रिलेटेड हिस्ट्री बता सकते हो, चाहे तो आपका सैंड मतलब वहाँ की सॉइल है, फ्लड लेवल है, मतलब बहुत सारी हिस्ट्रीज होती हैं आपकी, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड, आपका डिज़ाइन कैसा है, किस तरीके का आपका डिज़ाइन है वो भी आप बताते हो रिपोर्ट में। थर्ड, आप बताते हो कि स्कोप क्या है। फोर्थ, आप बताते हो रेट क्या है। ठीक है, फिर आप इसमें कॉस्ट क्या आपको लगने वाला है, रेट आपने क्या लगाया, मतलब पर्टिकुलर आपको सामान कितने रेट का आ रहा है और टोटल कॉस्ट जो इनकर्ड हो रही है उसमें जो लग रही है। ठीक है, तो उसके बाद आपका टाइम क्या लगने वाला है, ये भी आप बताओगे रिपोर्ट, मतलब एक ब्रीफ दोगे, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में बताओगे, डिटेल तो आप स्पेसिफिकेशन में बताओगे ना, इसमें सिर्फ आप क्या दोगे, ब्रीफ दोगे, कौन काम करने वाला है, एक्सपेंडिचर क्या लगने वाला है, अपना खर्चा क्या होने वाला है। ठीक है, और उसमें कितना आप लगा रहे हो और कितना आप कमाओगे, उस पर्टिकुलर चीज से आप कितना कमाने वाले हो सकता है नहीं भी कमाने वाले हो, पर अगर कमाने वाले हो तो कितना कमाने वाले हो, है ना। गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट रहते हैं तो मेनली आप कमाना उसमें देखते हैं हम, कुछ कुछ चीजें में, कुछ कुछ चीजों में नहीं भी होता है ना? मैं एक जनरल बता रहा हूँ आपको, तो इनकम क्या होने वाली है, तो ये सब चीजें आपकी रिपोर्ट में आएंगी। ठीक है, फिर मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ आपको, जो हमारे पूरे चैप्टर की है, वो है कंटेंजेंसीज, है ना। तो हम समझते हैं कि कंटेंजेंसीज क्या होता है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो अगर कंटेंजेंसीज की बात करें तो कंटेंजेंसीज क्या होता है, तो अगर हम कंटेंजेंसीज की बात करें तो कंटेंजेंसीज वो कॉस्ट होता है जिसके बारे में आप पहले से पता नहीं लगा पाते, अनफॉर्चीन और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट होता है आपका कंटेंजेंसीज, यानी कि ऐसा खर्च जो आपको पहले से नहीं पता है कि ये खर्च बाद में होने वाला है। ठीक है, अगर साफ या आसान शब्दों में हम इसे बताएं तो इसे आप क्या बोल सकते हो, अनफॉर्चीन या अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट दैट में अराइव इन फ्यूचर। क्या बोल रहे हैं हम इसको, अनफॉर्चीन और अनफॉर्चीन और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट दैट में अराइव इन फ्यूचर। तो जो आपका आगे चल के कोई ऐसा पैसा खर्च होने वाला है जो आपको अभी नहीं पता है, जैसे कि अगर आप अ, आपका घर में काम लगा हुआ है और कोई लेबर है, अगर उसका हाथ टूट जाता है तो उसके जो प्लास्टर का खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन काम शुरू करने के पहले तो आपको ये नहीं पता होगा कि उसका हाथ टूटने वाला है,
या मान लीजिए आप काम कर रहे थे, आपका मिक्सर खराब हो गया, तो पहले से तो आपको नहीं पता होगा कि आपका मिक्सर खराब हो जाएगा, या कोई कांच टूट गया, आप कोई कांच लगाने वाले थे विंडो पे, वो कांच टूट गया, तो पहले से तो आपको नहीं पता था कि वो कांच टूट ही जाएगा। मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें पहले से नहीं पता होते हैं कि ये होने वाले हैं, ठीक है। तो उन खर्चों को जो हम पहले से निकाल लेते हैं कुछ पैसा, कि अगर कोई ऐसा खर्चा आ गया बीच में जो कि अभी हमने सोचा नहीं है, तो उसके लिए जो हम पैसा निकाल कर रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंजेंसी। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है। तो ये कैसा होता है, मिसलेनियस कैरेक्टर होता है इसका, ये आप पहले से पता नहीं कर सकते। इसका जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, मिसलेनियस कैरेक्टर होगा। मिसलेनियस यानी आप इसको समझ नहीं सकते पहले से। ठीक है, मिसलेनियस कैरेक्टर होगा ये, जिसको आप पहले से समझ नहीं सकते। ठीक, बेसिकली कितना होता है, इट इज 5% ऑफ द 3 से 5% वैसे हम लेते हैं, 3 से 5% ऑफ टोटल एस्टिमेट। तो अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी उसमें सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी तो उसमें सबसे ज्यादा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, इट इज 3 to 5% ऑफ द टोटल एस्टिमेट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कंटेंजेंसीज काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। कंटेंजेंसीज के बाद अगर हम बात करें तो अगला जो होता है वो होता है हमारा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो जब भी आप कोई काम करते हो, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, अगर आपको हर चीज के लिए कुछ ना कुछ लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपका सुपरवाइजर हो, चौकीदार हो, है ना, तो वो हम किस में रखते हैं, टेम्पररी बेसिस पे रखते हैं। देखिए, वर्क चार्ज एस्टिमेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही जिन लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्किल्ड सुपरवाइजर। ठीक है, स्किल्ड सुपरवाइजर, वर्क असिस्टेंस और आपका वॉचमैन। वॉचमैन की जरूरत हमें पड़ती है। देखिए, जैसे आपका ईंटें आए या आपका सीमेंट आया, लोहा आया, तो वो अगर वो साइड पे रखा है तो उसके लिए आपको एक चौकीदार की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको वो देख रेख कर पाए, उस पर्टिकुलर चीज की वो देख रेख कर पाए, है ना। तो वो आपको पहले से ध्यान में रखना होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। जैसे ही आपका सरिया खत्म हो जाएगा, आप उस चौकीदार को निकाल दोगे। आपका सीमेंट रखा हुआ है, तो जैसे ही आपकी सीमेंट खत्म हो जाएगी, आप उस चौकीदार को निकाल दोगे। तो उस पर्टिकुलर काम के होने तक के लिए जब हम किसी को हायर करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए अगर हम किसी को हायर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, द सैलरीज ऑफ दिस पर्सन आर ड्रॉन फ्रॉम द एलएस अमाउंट अलॉटेड। मतलब इनकी जो सैलरी होती है, ठीक है, उसके लिए हम पहले से क्या रखते हैं, कुछ ना कुछ प्रोविजन रखते हैं। तो कितना होता है ये आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट जो होता है, जनरली जो आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो अगर हम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1.5 से 2% हम पहले से निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो ऑलमोस्ट कितना होता है ये, 1.5 से 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट। जैसे 1 करोड़ खर्च होने वाला है तो 1.5 से 2% 1 करोड़ कितना हो जाएगा, 1 करोड़ का 1.5 से 2%, 1.5 से 2 लाख हो जाएगा, ठीक है, ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपका जो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट है वो कितना होता है। तो ये आपका कितना हो जाता है, 1.5 से 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके आगे भी कुछ चीज़ें बच रही हैं, जैसे हमारा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टूल प्लांट कैपिटल कैश कॉस्ट मटेरियल स्टेटमेंट, है ना। फिर अलग अलग हमारे किस में क्या हम यूनिट यूज़ करते हैं, तो आगे के लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इस लेक्चर की अगर बात करूँ, जितना मैंने आपको हाईलाइट किया मेनली आपको उतना ही याद रखना है अगर आप किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें। मेनली आपको लेकिन पता होना चाहिए कि साइट प्लान क्या होता है, लेआउट प्लान क्या होता है, इंडेक्स प्लान क्या होता है, रिपोर्ट वगैरह क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पर जितना अगर आपको इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ याद रखना है, तो कंटेंजेंसीज कितनी होती है पहले तो आपको याद रखना है, और दूसरा आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूँ तो वो कितना परसेंट में होता है वो आपको रखना है। बेसिकली यहाँ पे परसेंट आपको याद रखना है, जितने भी अभी मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, लेबर कॉस्ट, वाटर चार्ज, प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, रिपेयर, ओवरहेड कॉस्ट, तो आगे लेक्चर में हम ये सारी बातें करेंगे। तो इनके जितने भी आपके परसेंटेज हैं, है ना, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके आगे से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।